कल हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पूरा कंप्लीट किया था। इन्होंने जो जीन संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत का जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था उसको हमने अच्छे प्रकार से कल पूरा कंप्लीट किया था। स्कीम्स इनसे क्वेश्चन पुटअप होकर आते हैं और इनको अच्छी तरह से आप एक दो बार रीडिंग लगाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा इनको। और इनकी स्टेज भी पूछी जाती है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, 2 से 7 वर्ष। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में बच्चा क्या सीखता है, कौन कौन सी मतलब उनके माइंड में क्या लंबाई मूर्त रूप चिंतन कौन कौन सी हो जाते हैं, स्थान विस्तार दिशा की समझ कौन कौन सी हो जाती है। इस प्रकार से आप अच्छे से इनको कवर कर सकते हो। और अब हमारी एग्ज़ाम का जो है बहुत ही कम टाइम से है, करीब पढ़ने के तो नामात्र 30 ही दिन मान लो, क्योंकि वो लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं उनमें हम खुद अपना जो कॉन्फिडेंस होता है, जो स्टूडेंट का जो भी कुछ होता है ना, वो उथल पुथल होती है, सबके मन में भगदड़ मच जाती है। कुछ भी मतलब बस उस टाइम तो ये होता है कि हमें ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, सब कुछ मतलब पूरा एक जगह में लाना होता है उन सब चीज़ों को। तो 30 दिन है, 30 दिन में हमें बेस्ट करना है। तो आज हम पूरा संज्ञानवादी को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम कल निर्मितवादी जो अधिगम के सिद्धांत है उनको कंप्लीट कर लेंगे। और एक दिन में मतलब हमारा 2 दिन, आज के 2 दिन बाद में पूरा अधिगम हो जाएगा। अधिगम के जो पठार वगैरह हैं अधिगम में सब कुछ हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और मैं जल्दी से रीडिंग भी लगाऊंगी क्योंकि समझाने पर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है, आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत कहते हैं इसको, समग्रता का सिद्धांत कहते हैं इसको, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके प्रतिपादक है कोलर। कब दिया? 1917 में। पुस्तक कौन सी है? मेंटेलिटी ऑफ एप्स। सहयोगी कौन कौन है इसके? कोपका हैं जो जर्मनी के हैं, वर्दीमर हैं। प्रयोग किस पर किया? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। चिंपांजी भी बोलते हैं, चिंपांजी बोलते हैं। और केनारी द्वीप पर किया। कहाँ पर किया? केनारी द्वीप पर किया। 4 सिचुएशन यानी कि 4 परिस्थितियों में किया। सूझ क्या है? कि वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक, स्थायी ज्ञान। वास्तविक स्थिति, जो वास्तविक सिचुएशन होती है उसमें आकस्मिक यानी अचानक तत्काल उस समय आने वाला जो स्थायी ज्ञान होता है ना, उसको सूझ कहा। अर्थ क्या है? चिंपांजी पिंजरे में बंद किया, बाहर केले रखे गए और छड़ी रखी, केले और छड़ी रखी गई, वह इसकी सहायता से केले प्राप्त कर लेता है। उपयोगिता क्या है? बस इतना सा इसका जो प्रयोग किया ना वो यही है कि चिंपांजी को पिंजरे में अंदर बंद कर दिया और जो पिंजरे में बंद किया उसके ठीक बाहर, गेट के बाहर केले रख दिए और वहाँ पर एक छड़ी रख दी गई, जो छड़ी होती है ना लाठी की तरह, वो उसको रख दी गई। वो इसकी सहायता से ना उन केलों को प्राप्त कर लेता है। वो अंदर से उस छड़ी को पकड़ता है और उस छड़ी से केलों को यूँ आगे लाता है और उनको वो प्राप्त कर लेता है। तो उपयोगिता क्या है? संपूर्ण इकाई का बोध हो जाता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, रटने का विरोध होता है, आवृत्ति समाधान शीघ्र होता है, नई सिचुएशन में, नई स्थिति जो होती है, नई स्थिति में उसका ज्ञान हो जाता है, अवबोध पर बल है यानी कि समझ पर बल है। अब है व्यवहारवाद। जो हमने व्यवहारवाद पढ़ा था और अब हम संज्ञानवाद पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद में कौन है? थॉर्नडाइक ने कब प्रयोग किया? 1898 में। और कोलर ने कब प्रयोग किया? 1917 में। जो थॉर्नडाइक है वो सीखना प्रयास पर मानते हैं, यानी कि जो व्यवहारवादी है वो सीखना प्रयास पर मानते हैं, जबकि जो संज्ञानवादी है वो सीखना सूझ पर मानते हैं। सूझ यानी होती है कि वास्तविक स्थिति में जो आकस्मिक यानी अचानक आने वाला ज्ञान को सूझ कहते हैं। व्यवहारवादियों ने शारीरिक कुशलता पर, संवेदना और गामक को माना है। यहाँ पर संज्ञानवादियों ने बौद्धिक क्रियाएं व प्रत्यक्षीकरण प्रधान को माना है और इन्होंने मंद बुद्धि व सभी के लिए इंपॉर्टेंट माना है। जबकि संज्ञानवादियों ने जो संज्ञानवादियों के जो सिद्धांत आते हैं उच्च बौद्धिक योग्यताएं वाले ही कर सकते हैं इनको, और जो व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत है वो मंद बुद्धि व सभी के लिए है। तो अधिगम जो व्यवहारवादी हैं तो अधिगम इसमें धीरे धीरे होता है और संज्ञानवादियों ने अधिगम को आकस्मिक अचानक बताया है। इसमें जो है व्यवहारवादियों ने मन को चेतन यानी कि एक्टिव माना है, जबकि संज्ञानवादियों ने मन को क्या माना? अचेतन और क्रियाशील माना है, अचेतन होता है। इन्होंने यांत्रिकता पर आधारित बताया है अपने सिद्धांतों को, और संज्ञानवादियों ने अवबोध पर यानी कि समझ पर बताया है। और सूझ को आह अनुभव भी कहते हैं, इसका आह अनुभव भी कहा जाता है इसको। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इनको एक बार रीडिंग कर लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर ने दिया, कब दिया? 1917 में। इनके सहयोगी तो कोपका, वर्दीमर और प्रयोग किया सुल्तान नामक चिंपांजी पर, केनारी द्वीप पर। 4 परिस्थितियों में, वास्तविक स्थिति में आकस्मिक जो ज्ञान होता है सूझ कहते हैं, वो संपूर्ण इकाई का बोध, रटने का विरोध होता है, व्यवहारवादी। इनमें डिफरेंस ऐसे याद कर लेना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे अब। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसको प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत कहते हैं, प्रतिरूप अधिगम कहते हैं, अवलोकन सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, अनुकरण सिद्धांत कहते हैं, आधार वाक्य कहें, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना। हमारे सामने कोई किसी के व्यवहार को हम देखकर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अपने ज्ञान को, उसके व्यवहार को अपने जीवन में उतार रहे हैं ना, तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है। प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। सहयोगी कौन है? वाल्टन। अनुकरण पर बल दिया। अनुकरण यानी कि किसी के व्यवहार को अनुकरण कर रहे हैं, उसके जैसा बन रहे हैं, उसके जैसे बनने की कोशिश हो रही है, तो अनुकरण पर बल दिया। प्रेक्षण के द्वारा सीखना, प्रेक्षण यानी कि व्यवहार के द्वारा समझकर सीखना, देखकर सीखना। और मॉडलिंग संप्रत्यय पर बल दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बांडुरा का मतलब जो प्रतिपादक इसके अल्बर्ट बांडुरा है, वो क्वेश्चन ऐसे पुट अप होकर आता है कि मॉडलिंग संप्रत्यय पर किसने बल दिया? तो अल्बर्ट बांडुरा ने। प्रेक्षण के द्वारा सीखना किसने बल दिया? तो अल्बर्ट बांडुरा ने। नोट क्या है कि प्रेक्षण विधि के प्रतिपादक है कौन? बांडुरा। बांडुरा ने जो है व्यवहार, संज्ञान व प्रत्यक्षता के द्वारा प्रमाणित किया है इसको।
प्रत्याशा इन्होंने दो प्रकार की प्रत्याशा बताई है, एक तो परिणाम की प्रत्याशा और एक प्रभाव उत्पादकता की प्रत्याशा। लिंडग्रेन जो है ये भी एक मनोविश्लेषणवादी हैं जिन्होंने सामाजिक अधिगम संपर्क से माना है। जो लिंडग्रेन है वो सामाजिक अधिगम को किनसे मानते हैं? संपर्क से। संपर्क क्या नहीं होता है, हम किसी के साथ मतलब वार्तालाप कर रहे हैं, किसी के उनसे बातें कर रहे हैं, उनके संपर्क में आने जाने से सामाजिक अधिगम बढ़ता है। तो सामाजिक अधिगम के सोपान क्या क्या बताएं? सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। अवधान कौन कौन से बताएं? अवधान, ध्यान, अवधान को ध्यान कर दो या अवलोकन कर दो, तो देखना। धारण करना यानी कि व्यवहार करना। पुनः प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रस्तुत, और पुनर्बलन या विप्रेरणा कर दो तो इसको सकारात्मक। तो इनके जो अधिगम के सोपान है ना, अवधान, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण करना और पुनर्बलन। प्रयोग किस पर किया? बालक अल्बर्ट पर, बेबी डॉल पर, जोकर पर। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अवलोकन यानी कि देखने, जब हम देखते हैं ना तो हम किसी से प्रभावित होते हैं। समानता, किसी की समानता करना, किसी की तादात्म्यकरण करना यानी कि उसके व्यवहार को अपनाना। सहानुभूति मतलब उसके जैसे अनुभूति, फीलिंग को महसूस करना। सुझाव, सहयोग, प्रतिस्पर्धा यानी कि तुलना करना, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना। अनुकरण, उसके व्यवहार को अपनाना। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? इच्छा, रुचि, प्रेरणा, ध्यान, चालक, अभ्यास, संकेत। उपयोगिता क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण में, भाषा के निर्माण में उपयोगी है, सामाजिक विकास में उपयोगी है। व्यक्तित्व यानी कि चरित्र के निर्माण में भी उपयोगी। किसी का चरित्र अच्छा होता है तो हम भी उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, हम भी उसके व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। कलाओं का विकास में, किसी की कला कोई किसी में पारंगत है तो हम भी उसके जैसे सीखने की कोशिश करते हैं। अवांछित व्यवहार में सुधार उपयोगी है, जो अवांछनीय व्यवहार है उनके लिए सुधारने में हेल्पफुल होती है, उनको एक चरित्र को अच्छा बनाया जा सकता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जो अधिगम सोपान का सिद्धांत। अधिगम सोपान का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक है रॉबर्ट गेनी। कौन है प्रतिपादक? रॉबर्ट गेनी। कब दिया? 1965 में, 1965 में। पुस्तक क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग है यानी कि सीखने की स्थिति। अधिगम के 8 प्रकार हैं। अधिगम के 8 प्रकार बताए रॉबर्ट गेनी ने। अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? एक तो समस्या समाधान, मतलब ये मैंने ना जो यूँ समझ के थ्रू ये मैप बनाया ना उसके थ्रू ऐसे लिख रखा है। अगर हम कंटिन्यू 1 से पढ़ेंगे ना तो संकेत अधिगम होता है जो सबसे निम्न अधिगम का सिद्धांत माना जाता है। संकेत अधिगम जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना वो समस्या समाधान होता है, जहाँ पर समस्या का हल मिल जाता है, हमें समस्या का समाधान हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उच्चतम अधिगम है यहाँ पर। तो देखो 1 से चलेंगे। संकेत अधिगम का सिद्धांत आता है फर्स्ट। अब इनको ना आप 8 एक बार में याद करोगे ना तो कभी नहीं होगा, तो इनको 4-4 टुकड़ों में याद करो। 4 पहले की 4 कर लो, फिर बाद की 4 कर लो। कैसे? संकेत अधिगम का सिद्धांत हो गया, संकेत के बाद उद्दीपन अनुक्रिया। हमें कोई संकेत मिला, फिर हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया करते हैं। फिर उनसे क्या होती है? चेनिंग बन जाती है। चेनिंग यानी श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला बनने के बाद हम क्या करते हैं? शाब्दिक साहचर्य का निर्माण करते हैं। तो 4 हो गया, संकेत, उद्दीपन अनुक्रिया की, श्रृंखला बनी और शाब्दिक साहचर्य। 4 कंप्लीट हो गए। 4 कंप्लीट होने के बाद करो बहुविवेदन। अब क्या हुआ? बहुविवेदन करने जान गए हम, सीख गए, बहुविवेदन हुआ। बहुविवेदन के बाद संप्रत्यय का सीखना, संप्रत्यय बनना लगा। संप्रत्यय के बाद हमने नियमों को समझा और नियमों को जानने के बाद हमारी क्या हुई? समस्या का समाधान हो गया। तो 4 याद कर लो, संकेत, अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक, संकेत, अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य। फिर उसके बाद में याद करना 4 बहुविवेदन, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उच्चतम है और सर्वश्रेष्ठ है। देखो सबसे निम्न अधिगम संकेत अधिगम है जो पहला वाला है, और सबसे श्रेष्ठ है 8वां है जो समस्या समाधान है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस पूरा कंप्लीट है, ये पूरा हो गया। ये बस इसी प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होकर आते हैं कि रॉबर्ट गेनी ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत बताया है, और इनमें से पूछे जा सकते हैं कौन सा नहीं बताया है। तो इनमें से 3 देकर एक अलग भी दे देंगे, तो आपको जब याद होंगे ना तीनों में से तो आप बता पाएंगे। तो इनको याद करना, बस 4-4 टुकड़ों में याद कर लेना। क्षेत्र, अब पढ़ेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत। जिस क्षेत्रीय जो सिद्धांत है किसने दिया? ये कुर्ट लेविन ने दिया है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो तलरूप सिद्धांत कहते हैं इसको, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कहते हैं इसको, 3 फेज थ्योरी कहते हैं इसको। इसके प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन है जो जर्मनी के हैं। कब दिया? 1917 में दिया। जीवन क्षेत्र पर मानव व्यवहार की व्याख्या की है। बालक अपने उद्देश्य से प्रेरणा प्राप्त करता है। वातावरण किस पर दिया? वातावरण जो है अधिगम का आधार बताया है। वेक्टर्स, लक्ष्य के पास ले जाने वाली शक्ति। अब क्वेश्चन ऐसे पुट अप होकर आता है कि वेक्टर्स क्या है? तो लक्ष्य के पास जो ले जाने वाली जो शक्ति है, जो विल पावर होती है, वही क्या है? वेक्टर्स हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रेरणा पर बल दिया। प्रत्यक्षीकरण और प्रेरणा पर बल दिया कुर्ट लेविन ने, जो क्षेत्रीय सिद्धांत बताया। और इच्छा के स्तर पर बल दिया। लक्ष्य आकर्षण बताया। दंड पर बल दिया। स्मृति की गतिशीलता पर बल दिया। मानवीय व्यवहार, अभिप्रेरणा तथा वातावरण के संबंध पर बल दिया। सूत्र कौन सा दिया? B बराबर F कोष्टक P इंटू E कोष्टक। तो B का अर्थ क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर यानी क्या होता है? व्यवहार। और P का अर्थ क्या है? अंदर जो कोष्टक में है P यानी होता है पर्सन यानी कि व्यक्ति। और E का अर्थ क्या है? इन्वायरमेंट। और F का अर्थ क्या है? परिणाम। जो बिहेवियर होता है ना, जो हमारा व्यवहार होता है, और जो परिणाम होता है ना, वो व्यक्ति और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। गुणनफल के बराबर परिणाम, और परिणाम हमारे व्यवहार के बराबर होता है। 3 तत्व दिए हैं, वर्तसना, लक्ष्य, अवरोध। कौन कौन से तत्व बताए? वर्तसना, लक्ष्य और अवरोध। इंपॉर्टेंट क्या है कि टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है इसको टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी भी कहते हैं। जीवन का दायरा, लाइफ स्पेस, व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। जो जीवन दायरा होता है ना, व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है? प्रतिफल होता है। वेक्टर्स क्या है? निश्चित दिशा में कार्य करना।
जैसे हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जैसे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम निश्चित दिशा में चल रहे हैं ना। हमने शुरुआत की और अभी हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, तो क्या है, वेक्टर्स हैं, यानी निश्चित दिशा में कार्य करना। अब उसके बाद पढ़ेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत के बाद पढ़ेंगे अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। अव्यक्त अधिगम जो सिद्धांत है इसको कहते हैं उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, संकेतन सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, चिह्न अधिगम सिद्धांत। विशुद्ध व्यवहारवाद पर बल दिया। चिह्न अधिगम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि चिह्न अधिगम किसने दिया, और संकेतन भी कहते हैं इसको। तो दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद करना कि व्यक्त कर दो या चिह्न कर दो या संकेत कर दो। विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। हम अर्थ सीखते हैं, गति नहीं। हम अर्थ सीखते हैं, गति नहीं। प्रतिपादक कौन है? टोलमैन है। कौन है प्रतिपादक? टोलमैन। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। टोलमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। प्रयोग किस पर किया? चूहे पर। कब किया? 1932 में। और टी में इस भूल भुलैया पर प्रयोग किया। सुनिश्चित क्या किया? लक्ष्य ही व्यवहार का नियमन है। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित। लक्ष्य में मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम, पुरस्कार प्रत्याशा पर बल दिया। 1949 में नवीन रूप प्रस्तुत किया। 6 प्रकार के अधिगम कैथेक्स। 6 प्रकार के अधिगम बताए इन्होंने। कैथेक्स क्या होता है? चालक प्लस लक्ष्य। चालक, जैसे हम चालक हैं और लक्ष्य क्या है हमारा? गवर्नमेंट जॉब, टीचर की गवर्नमेंट जॉब लग पाना। तो चालक और लक्ष्य के बीच में क्या आ जाता है? धनात्मक और ऋणात्मक संबंधों को क्या कहते हैं? कैथेक्स कहते हैं। कैथेक्स क्या है कि चालक और लक्ष्य के बीच में जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव संबंध होते हैं उनको कैथेक्स बोला जाता है। अगर हमारे माइंड में पॉजिटिवेशन आता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी आती है, तो जो संबंध होते हैं ना पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में, चालक और लक्ष्य और हमारे बीच में, तो उनको कैथेक्स कहा जाता है। समतुल्य विश्वास कौन है? समतुल्य विश्वास किससे कहा जाता है? लक्ष्यों और उपलक्ष्यों का ज्ञान ही समतुल्य विश्वास है। लक्ष्य क्या है? हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब। छोटे छोटे उपलक्ष्य क्या है? हम दिन रात मतलब प्रतिदिन हम मेहनत करते हैं। छोटे छोटे गोल हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों से ही एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? लक्ष्यों और उपलक्ष्यों का जो ज्ञान है उसको समतुल्य विश्वास कहते हैं। यानी कि समान तुल्य विश्वास, समान उस पर विश्वास रखना। क्षेत्र की प्रत्याशाएं क्या है? व्यक्ति छोटे छोटे रास्तों का प्रयोग करता है। हम अभी छोटे छोटे रास्तों का प्रयोग करके ही अपनी गोल, अपनी मंजिल के प्रति एक एक कदम बढ़ा पा रहे हैं, हर दिन चल पा रहे हैं। क्षेत्र की प्रत्याशाएं हैं। क्षेत्र ज्ञान की विधियां क्या है? जटिल मानसिक विधियां हैं। क्षेत्र ज्ञान की विधियां जटिल मानसिक विधियां हैं। चालक विभेदात्मकता क्या है? विभिन्न चालकों में भेद करना। विभेद करना यानी कि हम किसी में डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो चालक में विभेदात्मकता है। गामक प्रतिमान क्या है? सरल अनुबंधन पर आधारित होता है। गामक जो होता है प्रतिमान सरल अनुबंधन पर आधारित होता है। 6 प्रकार के अधिगम कौन कौन से हुए? कैथेक्स, समतुल्य विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशाएं, क्षेत्र ज्ञान विधियां, चालक विभेदात्मकता, गामक प्रतिमान। तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। चिह्न अधिगम जो सिद्धांत दिया, टोलमैन ने दिया, चूहे पर प्रयोग किया, टी में इस भूल भुलैया पर प्रयोग किया, सुनिश्चित लक्ष्य व्यवहार का नियमन बताया आदि, और कैथेक्स, समतुल्य, क्षेत्र प्रत्याशाएं, क्षेत्र ज्ञान विधियां, चालक विभेदता, गामक प्रतिमान, इन सबको इन्होंने 6 प्रकार के अधिगम के रूप में नवीन 1949 में रूप प्रस्तुत किया। अब हम पढ़ेंगे सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है एटकिंसन। एटकिंसन व शिफ्रिन। सिद्धांत के इन्होंने किसने प्रतिपादक किया? एटकिंसन व शिफ्रिन ने। सिद्धांत के 3 अवयव कौन कौन से हैं? तो सूचना भंडार। सूचना भंडार क्या होता है? जो हमारा पूर्व ज्ञान है वही हमारी सूचना होती है। सूचना का भंडार होता है जो अभी तक आज तक हमने जो नॉलेज ग्रहण किया है वही हमारा माइंड में सूचना भंडार होता है। और ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, ज्ञानेंद्रिय स्मृति यानी कि सूचना कुछ सेकंडों के लिए होती है, ज्ञानेंद्रिय स्मृति होती है। कार्यात्मक स्मृति क्या होती है? चेतन के रूप में कार्य करना। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आप समझ रहे हैं, तो ये क्या है? कार्यात्मक पद्धति यानी कि चेतन रूप में चल रहा है। और दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है? स्थायी सूचना। जो चीज़ अभी आप समझ रहे हो और अगर वो उसको एक दो बार और रिवाइज कर लोगे तो स्थायी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? दीर्घकालिक स्मृति में चली जाएगी स्थायी सूचना। तो सूचना भंडार 3 प्रकार की है। ज्ञानेंद्रिय स्मृति कुछ सेकंड के लिए सूचना रुकती है, कार्यात्मक चेतन रूप में कार्य करती है, दीर्घकालिक स्थायी सूचना होती है। अब आती है ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। ज्ञानात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो ध्यान पर, बोध पर, अभ्यास पर बल देती है। और तीसरी जो है सूचना सिद्धांत के 3 अवयव है। एक तो सूचना भंडार हो गया, दूसरा ज्ञानात्मक प्रक्रिया होगी, और 3rd नंबर का है बहुज्ञान। ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जानना प्लस उन पर नियंत्रण कर पाना। जो ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस चलती हैं, उनको जानना, उनको जान गए और अब हम उन पर कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये बहुज्ञान है। ये क्या है? त्रिमार्गी अंतः क्रिया पर बल दिया। अध्यापक से छात्र, शिक्षार्थी से अध्यापक और पुनः अध्यापक से शिक्षार्थी। ये त्रिमार्गी अंतः क्रिया हो गई, यानी कि टीचर से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर और पुनः अध्यापक से विद्यार्थी। सोपान कौन कौन से बताए? सोपान बताए सूचना भेजना, सूचना को प्राप्त करना। किसी ने सूचना भेजी, हमने सूचना प्राप्त की, फिर सूचना का प्रक्रियाकरण करना, यानी कि सूचना का प्रोसेस चलता है, क्या सूचना थी, कौन सी सूचना थी, और सूचना संप्रेषित रखना। सूचना को संप्रेषित करना ही ये इनकी सोपान है। सूचना भेजना, सूचना प्राप्त करना, सूचना का प्रक्रिया करना और सूचना संप्रेषित करना। तो ये हमारे आज तक संज्ञानवादी कंप्लीट हो चुके हैं और अब आ गए हैं निर्मितवादी सिद्धांत। और इन्हीं में जो वे ही हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम कल पढ़ेंगे निर्मितवादी सिद्धांत और इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। और इनको कंप्लीट करने के बाद छोटे छोटे हैं, फिर आगे तो सामाजिक निर्मितवादी, आधुनिक संज्ञान मानवतावादी, एक एक पेज के हैं। फिर अधिगम की असमर्था ये वगैरह आ जाएगी। एलेक्सिया विकृति, ये पठार वगैरह होते हैं ना, जो लेखन विकृति, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 2 दिन में इनको कवर करने का प्रयास करेंगे और मैं भी इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूँगी ताकि फिर ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए, चलते रहिए।